नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर 6 है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो सबसे पहला देखते हैं 31। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बताता जाऊँगा। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो एवरी पर्सन जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हैं उन्हें 6 to 18 ईयर्स तक, यानी 6 से 18 साल तक उन्हें राइट टू फ्री एजुकेशन दी जाएगी किसी भी पड़ोसी स्कूल में या किसी भी स्कूल, स्पेशल स्कूल जो उनकी चॉइस का है। ठीक है, तो ये आपका 31 का क्लॉज 1 दे रखा है। अब इसमें ये एज याद रखना 6 to 18 है, जबकि राइट टू एजुकेशन में आपका 6 to 14 है। तो ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्थानीय निकाय होगी वो इंश्योर करेगी हर एक चाइल्ड जो आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है वो फ्री एजुकेशन आपका एक्सेस कर रहा है, या फिर वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है जब तक कि वो 18 साल आपका अचीव नहीं कर लेता, 18 साल तक नहीं हो जाता। उसके बाद 32 देख लेते हैं हम कि जो रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो इसमें आपको दो बात रखनी है। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कोई भी अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से एड प्राप्त कर रहा है वो कम से कम 5% जो है आपका रिजर्व करेगा सीट्स। तो 5% आपका सीट रिजर्वेशन दी है, और इसमें जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। 33 आपका है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्वेशन। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो आइडेंटिफाई करेगी पोस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट में जो कि रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हेल्ड की जाएगी। ठीक है, और क्या कहते हैं जो कि आपका रिजर्व है सेक्शन 34 के तहत। तो उसके बाद देखो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेट करेगी और आइडेंटिफाई करेगी ऐसी पोस्ट को, और इसमें पीरियडिक रिव्यू होगा ऐसी पोस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जिसका इंटरवल कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तो ये आपका 3 साल वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद 34 देख लेते हैं। 34 ये है कि हर एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो हर एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में 4% टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि ईच ग्रुप ऑफ पोस्ट पे आपकी कैडर में आपकी जो भी स्ट्रेंथ है उससे रिलेटेड है 4%, तो वो जो है पर्सन विद बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी से फिल्ड अप की जाएंगी। अभी 4% में 1% जो ABC वाली कैटेगरी से और 1% आपका DE वाली कैटेगरी से लिए जाएंगे। अब इसमें ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आता है पहली A कैटेगरी में, B में आपका डीफ एंड हार्ड ऑफ हार्डिंग आता है, हियरिंग आता है, और C में आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो आपका क्या क्या इंक्लूड कर सकता है सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। उसके बाद D और E में देख लेते हैं हम ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस, और ई में आपका आता है मल्टीपल डिसेबिलिटी जो ए से डी की कैटेगरी तक कोई भी हो सकती है। इसमें आपका डीफ ब्लाइंडनेस भी इंक्लूडेड है, और इसमें जो है ये आपका हो गया। उसके बाद प्रोविजन देख लेते हैं हम कि ये जो रिजर्वेशन होगा प्रमोशन में वो ऐसे इंस्ट्रक्शंस के साथ होगा जैसा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इशू करती है टाइम टू टाइम। और इसमें फर्दर प्रोवाइडेड ये है कि जो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो चीफ कमिश्नर या स्टेट कमिश्नर की कंसल्टेशन के साथ, ठीक है, टाइप ऑफ वर्क को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी टाइप ऑफ वर्क होगा तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा और उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए क्या कहते हैं एक नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद क्लॉज 2 देख लेते हैं। जहाँ कोई भी रिक्रूटमेंट ईयर में कोई वैकेंसी फिलअप नहीं की जाती है क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी है नहीं या फिर कोई भी सफिशिएंट रीजन की वजह से, तो ये जो है कैरी फॉरवर्ड की जाएगी ये वैकेंसी। ठीक है, सक्सीडिंग ईयर पे। अगर लेकिन सक्सीडिंग ईयर में भी अगर कोई सूटेबल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं मिलता है तो ये पहले तो इंटरचेंज की जाएगी जो 5 कैटेगरी दे रखी है उनके बीच में। अगर उन उन कैटेगरीज में भी कोई नहीं मिलता है तब इसको जो है कोई भी एम्प्लॉयर आपका क्या करेगा ये वैकेंसी को फिल कर देगा किसी भी पर्सन के अपॉइंट करके जो कि अदर देन पर्सन विद डिसेबिलिटी से है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ 34 क्लॉज 2 को। अगर कोई किसी साल में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं मिलता है
तो सक्सीडिंग ईयर तक कैरी फॉरवर्ड करेगी तो फिर देखा जाएगा, मान लो उस साल में भी जब कैरी फॉरवर्ड की गई सक्सीडिंग ईयर में भी कोई नहीं मिलता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का, तो ये देखा जाएगा कि ए से डी तक कैटेगरी में कोई बंदा है कि नहीं। अगर वो भी नहीं ए से डी तक मिलता है तब जो है किसी दूसरे बंदे को जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी का नहीं है उसको एम्प्लॉयर अपॉइंट कर सकता है। तो ये आपका प्रोविजन ये जो प्रोविजन है सेक्शन 30 क्लॉज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोविजन देख लेते हैं। अगर नेचर ऑफ वैकेंसी जो एस्टेब्लिशमेंट में है वो ऐसी कैटेगरी है कि कोई भी पर्सन आपका जो है उसमें एम्प्लॉयड नहीं हो सकता है, तो ये जो है ये जो वैकेंसी इंटरचेंज की जाएगी उन 5 कैटेगरी ऑफ पर्सनस के बीच में और विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसके बाद 34 का क्लॉज 3 देख लेते हैं। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसा अपर एज का रिलैक्सेशन जो है प्रोवाइड करा सकती है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को, जैसा वो सही समझे। ये आपका 34वां हो गया। अब देखो 35, 36 और 37 देखते हैं। हाँ, सेक्शन 35 कहता है इंसेंटिव टू एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी या जो भी स्थानीय निकाय होगा वो अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को लिमिट करते हुए या डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर्स में इंश्योर करा सकती है, ठीक है, जिसमें कम से कम 5% ऑफ द वर्कफोर्स कंपोज करता हो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। उसके बाद 36 देख लेते हैं, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी मे देर का डिस्क्रिप्शन है, तो बाय नोटिफिकेशन ये रिक्वायर कर सकती है कोई भी जो एम्प्लॉयर है हर किसी एम्प्लॉयमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को फर्निश करें या ऐसे रिटर्न्स को आपका जो है फर्निश करें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है, जो पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, जो कि अकर हुआ है या अबाउट टू अकर है, या तो अकर हो गई है वैकेंसी या अबाउट टू अकर है ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है, जो तो फिर उसको जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आपका जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिक्वायर कर सकती है इसको। सिंपल है, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। उसके बाद 37वां देख लेते हैं, स्पेशल स्कीम्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी या लोकल अथॉरिटीज़ होगी वो बाय नोटिफिकेशन मेक स्कीम्स इन फेवर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ टू प्रोवाइड। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के जो है उनके हिसाब से स्कीम्स बना सकती है। वो स्कीम्स में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। 5% रिजर्वेशन होगा एग्रीकल्चर और लैंड हाउसिंग, ठीक है, जो भी आपकी रिजर्वेशन की स्कीम्स होंगी ना इनमें एग्रीकल्चर एंड लैंड हाउसिंग की जो भी स्कीम्स होंगी या जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम होंगे तो उसमें जो है आपका 5% रिजर्वेशन होगा, ठीक, और इसमें प्रायोरिटी जो वीमेन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को दी जाएगी। उसके बाद 5% रिजर्वेशन इनका कोई भी पॉवर्टी एलिवेशन या कोई भी डेवलपमेंट स्कीम्स से रिलेटेड होगा तो उसमें भी 5% मिलेगा, जिसमें प्रायोरिटी वुमेन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को दी जाएगी। उसके बाद सी में ये दे रखा है 5% रिजर्वेशन इनको लैंड या कंसेशनल, मतलब जो लैंड है बेची जा रही है उसको कंसेशनल रेट पे यानी कि कुछ छूट पे आपका जो है इनको दिया जाए, उसमें भी 5% रिजर्वेशन होगा। जहाँ अब लैंड के लिए ये दे रखा है कि लैंड का पर्पज़ क्या होना चाहिए, जो हाउसिंग को प्रमोट कर रही हो, शेल्टर को प्रमोट कर रही हो, या कोई भी ऑक्यूपेशन को सेटिंग अप करने के लिए प्रमोट कर रही हो, या बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज के लिए, रिक्रिएशन सेंटर के लिए या प्रोडक्शन सेंटर के लिए। तो ये आपका 37 आपका कंप्लीट होता है और यहाँ आपका चैप्टर 6 भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद। चैप्टर 7 भी इसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। चैप्टर 7 है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी विद हाई सपोर्ट नीड। तो इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है। तो जो स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी विद हाई सपोर्ट, जो भी कोई पर्सन है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो खुद को समझता है कि उसको हाई सपोर्ट की नीड की ज़रूरत है, तो या फिर कोई भी पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहाफ पे वो किसी भी अथॉरिटी को अप्लाई कर सकती है कि भैया ये जो है हमें हाई सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। उसके बाद सेकंड क्लॉज में ये कहती है कि अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा कोई प्राप्त हुआ है जो फर्स्ट में आपका एप्लीकेशन फाइल हुआ है तो अथॉरिटी जो होगी वो ऐसी एप्लीकेशन को रेफ़र कर देगी असेसमेंट बोर्ड का, जिसमें कि आपके मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है। अब जो असेसमेंट बोर्ड होगा उसका क्या करेगा, वो केस को आपका असेस करेगा और उस मैनर में डील करेगा जिस मैनर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, और उसके बाद वो रिपोर्ट भेजेगा अथॉरिटी को, जो कि क्या कहते हैं
सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगी द नीड ऑफ हाई सपोर्ट एंड इट्स नेचर, जो भी अथॉरिटी होगी आपके नीड ऑफ हाई सपोर्ट और नेचर से रिलेटेड, तो उसको आपका जो है वो रिपोर्ट सेंड करेगा। उसके बाद रिपोर्ट अगर आपको रिसीव हो जाती है तो अथॉरिटी वैसे स्टेप लेगी और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डेंस में। और जो भी आपके रिलेवेंट स्कीम या जो भी ऑर्डर्स होंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के इस बिहाफ में, तो उस हिसाब से उनको आपका जो है सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 7 भी ख़त्म होता है। धन्यवाद।